रेस्पिरेशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं? ब्रीदिंग होगी, वेंटिलेशन मतलब सिंपल गैसेस की इन और आउट मूवमेंट होना, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। फिर उस गैसियस एक्सचेंज का होना बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड। शुरू में नाक से सांस अंदर लेते हैं हम, एयर अंदर जाती है, लंग्स तक पहुंचेगी, फिर लंग्स और ब्लड में एक्सचेंज होता है। फिर ब्लड उस गैसेस को सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होता है। ठीक है, नोज से गैसेस अंदर जाती हैं, वहां से लंग्स में पहुंचेंगी, लंग्स उसमें किसको ट्रांसफर करेगा? ब्लड को। ब्लड उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर ब्लड से वो कहाँ चली जाएंगी? टिश्यूज में। ठीक है, अल्टीमेटली इन स्टेप्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो एनवायरनमेंट से हमारे टिश्यू तक पहुंचती है और वहां पे रेस्पिरेशन होता है। बाय यूजिंग ऑक्सीजन ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस टू रिलीज द एनर्जी। किसी भी टिश्यू में मेटाबॉलिज्म होना है तो सबसे पहले नोज है। नोज क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से जो हम गैसेस लेते हैं वो पहले हमारी नोज में आती है, नोज से ये कहाँ पहुंचती है? लंग्स के अंदर। एक सेकेंड, एक मिनट बेटा। जैसे ही लंग्स में गैसेस पहुंचेंगी, लंग्स में कौन सा सरफेस होता है जो हमारा गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है? दैट इज दी एल्वेलाई। अब यहां से ये किसके पास जाएगा? ब्लड के पास। ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के अंदर। तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर से लेकर कहाँ तक जानी है? टिश्यू में। टिश्यूज में आगे दोबारा रीइंस्टॉल करना। इन स्टेप्स के थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। गैसेस जो है एटमॉस्फेयर से कहाँ तक पहुंचती हैं? टिश्यूज तक। उसके बाद मैंने बताया था हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग है, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग उसको टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अलग है। तो ये ऑर्गन है स्किन, गिल्स, लंग्स, ट्रैकियरी सिस्टम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है हमारी बॉडी में, जहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन के अंदर। हमारी जो बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दे आर दी लंग्स, और जो रेस्पिरेशन की जो टाइप है दिस इज नोन एज दी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ये होती है, हम इसी को डिटेल में करेंगे। और मैंने बताया था कि हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, मतलब वो एरिया जहां से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी में लंग्स में एल्वेलाई है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस चाहे कोई भी हो, किसी ऑर्गेनिज्म में स्किन हो सकता है, किसी में गिल्स है, किसी में लंग्स है, उसके ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। बहुत थिन होना चाहिए, मॉइस्ट रहना चाहिए, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कोई ना कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना बहुत जरूरी है जो गैसेस को बाउंड करके आगे ले जाएगा। राइट, सरफेस एरिया थोड़ा सा लार्ज होना चाहिए, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा गैसेस एक्सचेंज की एफिशिएंसी होगी। पिगमेंट्स के एग्जांपल है हीमोग्लोबिन है, जैसे हीमोइरिथ्रिन है, हीमोसाइनिन है, इकाइनोक्रोम है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग पिगमेंट हो सकते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। यहाँ से हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। ह्यूमन बीइंग में हमें रेस्पिरेशन डिटेल करनी है बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है मेन रेस्पिरेशन का वो क्या है? लंग्स। एक तो आप ये डायग्राम बनाओगे,
ये आपको मेन चीजें पता होनी, पूरी एक्सटर्नल बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, आउटलाइन बना लेना। ये देखो नेजल कैविटी होती है, जो एक्सटर्नल लेयर्स, नाक के जो 2 होल्स होते हैं उसे हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरे ना नोटपैड में प्रॉब्लम है, तभी ये मार्क सही नहीं हो पा रहा है। ये नॉस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। अब ये नेजल कैविटी है, जैसे हम जो नाक के होल्स होते हैं वहां से सांस लेते हैं, इसके अंदर ये कैविटी स्टार्ट होती है, दिस इज नोन एज दी नेजल कैविटी, राइट। अब ये नेजल कैविटी यहाँ जाके ओपन होती है इस तरह, ठीक है। पहले फेरिंग्स आता है, फिर लेरिंग्स आता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो फेरिंग्स होता है दिस इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द फूड एज वेल एज फॉर द एयर, मतलब इसमें से फूड भी पास हो सकता है और एयर भी पास हो सकती है। जो एयर है वो तो आएगी लेरिंग्स के अंदर, फूड आगे फिर स्टमक वाले रास्ते पे चला जाएगा, इसोफेगस, स्टमक। तो नॉस्ट्रिल्स, फिर नेजल कैविटी, उसके बाद आता है फेरिंग्स, फिर आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स से होते हुए यहाँ से ये एयर पास करते हुए कहाँ पहुंचती है, ट्रैकिया के अंदर। ये ब्लू कलर का रीजन देख रहे हो, दिस इज द ट्रैकिया। अब यहाँ ये जो ट्रैकिया होता है, यहाँ के बाइफरकेट होता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा चेस्ट रीजन है, ये पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स होती है, नाक के 2 होल्स होते हैं, ये कैविटी अंदर जाती है, फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, और ये 2 पार्ट में ब्रेक होता है। इनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। पहली जो ब्रांचेस बनी हैं, दीज आर नोन एज द प्राइमरी ब्रोंकाई। हमारे 2 लंग्स होते हैं बेटा, एक राइट होता है, एक लेफ्ट, जैसे यहाँ लेफ्ट दिखाया और यहाँ राइट दिखाया। ये जो ब्रोंकाई होते हैं ना, ये 2, इनमें भी फर्क होता है। जो लेफ्ट लंग में जा रहा होता है ना, ये थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है, और जो राइट लंग में जाता है थोड़ा छोटा रहता है। मैं अभी आगे बताऊंगी इसमें डिफरेंस। ये 2 लंग्स हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, एंड दिस वन इज द राइट लंग। और ये नीचे क्या है, डायाफ्रेम। डायाफ्रेम एक तरह से एक पार्टीशन है, जो ऊपर हम ये वाला जो हिस्सा है ना हमारी बॉडी का, इसको हम कहते हैं अपर एब्डोमेन। फिर हमारा पेट आ जाता है, पेट के नीचे का जो एरिया होता है हम उसे कहते हैं लोअर एब्डोमेन, ठीक है। तो ये हमारा अपर एब्डोमेन है, चेस्ट रीजन है, जहां हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रेजेंट है। हमें इसको डिटेल में समझना है कि कैसे नोज से यहाँ एयर आती है, कैसे वो लंग्स तक पहुंचती है, लंग्स से उसको ब्लड ले जाता है, और ब्लड किसको दे देते हैं, फिर टिश्यू पे। ये नेटवर्क देख रहे हो, ये नेटवर्क वो एरिया है जो आगे आगे गैस को पास करेगा। लंग से कहाँ चली जाएंगी गैस, ब्लड के अंदर, ब्लड से फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगी। ब्लड किसको देगा, उन्हें टिश्यूज को। ये डायग्राम मैंने बनाया था। अब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली जो अगर एनसीईआरटी देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो बहुत कम हमें करना है, लेकिन ह्यूमन फिजियो में अगर आप थोड़ा सा भी डिटेल में नहीं जाते हो तो समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बी प्रिपेयर्ड, हम थोड़ा समझेंगे डिटेल में। एग्जाम के लिए तुम उतना ही कर सकते हो जितना तुम्हारे सिलेबस में, जितना तुम्हारी एनसीईआरटी में, लेकिन अगर तुम डिटेल नहीं करते हो तो कल को बाद में समझने में दिक्कत आती है। फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, रिप्लाई करो। नो मैम। आपको इस डायग्राम को समझना है कि ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके हर हिस्से को हम अब डिटेल में समझेंगे। ट्रैकिया क्या है, लैरिंग्स क्या है, आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स कैसे हैं, 2 आपके लंग्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ये ट्रैकिया है ब्लू कलर का, ये 2 ब्रांच में डिवाइड कर जाता है, इसे हम सारा डिटेल में समझेंगे अब, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका, नेजल चैम्बर। एक्सटर्नल लेयर्स लीड टू द पैसेज, ठीक है, एंड इट्स फ्लोर इज कॉल्ड एज द पैलेट। क्या होता है, बाहर जो नाक के छेद होते हैं इन्हें हम एक्सटर्नल लेयर कहते हैं। यहाँ से एक पैसेज अंदर जा रहा है, ठीक है। इस पैसेज का जो फ्लोर होता है, इन्होंने कहा इस पैसेज का जो फ्लोर है, दिस फ्लोर इज नोन एज द पैलेट। कॉम्पिटिशन में नीट में इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं, दिस इज नोन एज द पैलेट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि 2 नेजल चैम्बर्स होते हैं। 2 नेजल चैम्बर होंगे ना, 2 नॉस्ट्रिल्स है ना, तो हमारे अंदर 2 ही नेजल चैम्बर होते हैं। ईच नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब अपने नोज से स्टार्ट हो जाओ। हमें जो बाहर दिखाई देती है वो नॉस्ट्रिल्स है, अंदर हमारे 2 चैम्बर्स हैं, ठीक है। हर चैम्बर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वेस्टिबुलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर
एंड ऑल्फैक्टरी चैम्बर। इनके फंक्शन याद करना, जैसे हमने नाक से हवा अंदर ली, सांस अंदर ली, तो सबसे पहला वाला इतना रीजन ये देख रहे हो, यहां से लेकर जो ये वाला रीजन है जिसको मैंने यहाँ लिखा है वीसी, ठीक है, ये क्या है, वेस्टिबुलर चैम्बर। ये चैम्बर क्या करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में मदद करता है, ठीक है। इसमें हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं। जैसे ही आपने सांस ली, अगर हवा से कोई मच्छर, कोई मिट्टी के कण अंदर आ गए, तो सबसे पहले इस चैम्बर का काम होता है कि हवा को फिल्टर कर दो। कोई भी अनवांटेड पार्टिकल अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है 100% प्योर एयर तो ले नहीं रहे हैं, ये फिल्टर कर देगा। फिर उसके आगे बढ़ो, ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया क्या है, रेस्पिरेटरी। एक रास्ता है बेटा, उस रास्ते को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसको हमने क्या कहा है, रेस्पिरेटरी चैम्बर। इस चैम्बर में भी म्यूकस होता है। म्यूकस का मतलब होता है स्टिकी स्टिकी सा सब्सटेंस, जैसे वो थोड़ी लेस लेस सी जो फील आती है। ये हाईली वेस्कुलर होता है। जहां पे भी वेस्कुलर वर्ड आता है, मैंने बताया था ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। जैसे वेस्टिबुलर चैम्बर ना छलनी का काम करता है, फिल्टर करता है एयर को। रेस्पिरेटरी चैम्बर एयर कंडीशनर का काम करता है। हमारी बॉडी में एयर जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे एंटर करनी चाहिए। अगर आपने बहुत ठंडी हवा अंदर ले ली, तो इस चैम्बर का काम होता है उसको गर्म करना, नॉर्मल टेम्परेचर पे लेकर आना। अगर आपने बहुत हॉट एयर अंदर ले ली नाक के, तो ये उसको लो टेम्परेचर पे ले आएगा। एयर कंडीशनर का काम करता है, ठीक है, ताकि जो हमारी बॉडी है वो अनईजी फील ना करे, राइट। अगला चैम्बर आता है फिर उसके बाद। अब यहाँ देखो, ये रास्ता बना हुआ है, आई एम अनेबल टू मार्क इट प्रॉपरली। आप यहाँ से समझो, ये पूरा रास्ता है, ठीक है। इतना एरिया क्या है, वेस्टिबुलर चैम्बर, फिर है रेस्पिरेटरी चैम्बर, और फिर है ऑल्फैक्टरी चैम्बर। ये 3 चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया। ऑल्फैक्टरी एज द नेम इंडिकेट, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है सूंघना, मतलब स्मेल करना किसी चीज को, ठीक है। ऑल्फैक्टरी चैम्बर लाइंग विद द सेंसरी मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे सेंसरी मेम्ब्रेन होती है, सेंसरी सेल्स होती हैं। दिस मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ द स्मेल। अगर हमारी नाक में कोई फॉल स्मेल जाती है, कोई गंदी एयर लेते हैं हम, तो हमारे एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं, हम सेंस कर लेते हैं कि अच्छी नहीं है। हम कोई ऐसी हवा में जाते हैं जहाँ कोई परफ्यूम है, फूलों की खुशबू है, तो हम हमारे एक्सप्रेशन कुछ और होते हैं। तो हमारी नाक के अंदर कुछ सेंसेस हैं जिसकी वजह से हम अच्छी और बुरी स्मेल को सेंस कर पाते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला हिस्सा है बेटा नेजल चैम्बर। नाक की 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक्सटर्नल लेयर्स, उसके अंदर 2 चैम्बर्स आपके चल रहे हैं। मैंने यहाँ एक ही ड्रॉ किया है। इसके निचले हिस्से को आप पैलेट कहते हो। देयर आर 3 चैम्बर्स, वीसी, आरसी, ओसी, ठीक है। वेस्टिबुलर चैम्बर क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है। रेस्पिरेटरी चैम्बर एयर कंडीशनर का काम करता है, मतलब अगर ठंडी हवा है तो उसको फिर टेम्परेचर उसका बढ़ा दो, गर्म हवा है तो घटा दो, आपको इसको नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आना है। और फैक्ट्री क्या करता है, सेंस करता है, अच्छी स्मेल, बुरी स्मेल, सेंसेशन देता है हमें, ठीक है। ये 3 चैम्बर्स थे। अब आता है इन ईच नेजल चैम्बर देयर आर मेम्ब्रेनस फोल्ड विच आर नोन एज दी कॉन्की। हर नेजल चैम्बर के अंदर नाक को जब अंदर से बहुत ज्यादा जूम करके हम देखते हैं, तो उसमें ना मेम्ब्रेनस फोल्ड नजर आते हैं। मेम्ब्रेनस फोल्ड लाइक, लेट मी शो यू। ये देख रहे हो, ये ऐसे फोल्डिंग सी होती है स्किन की, ठीक है। जब भी आप किसी ईएनटी के पास जाते हो, ईयर नोज थ्रोट वाले डॉक्टर के पास, तो जब आपको वो अंदर एक मतलब कैमरा सा इंसर्ट करके आपकी नाक को जब चेक करते हैं, तो उसमें ऐसे मेम्ब्रेन के ऐसे फोल्ड्स नजर आ रहे होते हैं। मतलब ये नेजल चैम्बर हमारा खाली नहीं होता, इसके अंदर बहुत ज्यादा फोल्डिंग होती है। उन फोल्डिंग को हम कॉन्की कहते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट इज पैलेट, व्हाट आर कॉन्काई, ठीक है। कितने आपके नेजल चैम्बर होते हैं, 2 नेजल चैम्बर होते हैं। हर नेजल चैम्बर के अंदर 3 ये पार्ट है, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी और ऑल्फैक्टरी, ठीक है। इन 3 हिस्से हैं ये जो कॉन्काई होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हें इसको लर्न करना है, मैंने नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप उसको छोड़ सकते हो। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्की होते क्या है। नेजल चैम्बर के अंदर स्किन के फोल्ड्स होते हैं, दोज फोल्ड्स आर नोन एज दी कॉन्की। और ये जो कॉन्की होते हैं, ये सिर्फ सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। आप एक चीज देखो, एक जो रास्ता है वो ऐसा है, ठीक है। यही एक रास्ता अगर ऐसा है, लाइक दिस,
तो मुझे बताओ एरिया किसका ज्यादा होगा? अगर मैं खोल के देखूं तो एरिया इसमें ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही अच्छा गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा, उतनी ज्यादा गैस अंदर जा सकेगी। बस कॉन्की का काम सिर्फ यही होता है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। अब इससे ज्यादा इसमें मत उलझना कितने कॉन्की हैं, कंपटीशन के लिए पता होना जरूरी है। एज इफ नाउ यू कैन लीव दिस टॉपिक कि कॉन्की तक तुम्हें पता होना चाहिए। एक पार्ट खत्म हो गया, एक्सटर्नल लेयर्स हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, अगर कोई डाउट है तो बीच में बोल सकते हो। ठीक है, 2 नेजल चैम्बर्स हैं। ईच नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी। तुम्हें रट जाना चाहिए। पहला पहला पार्ट क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है। दूसरा पार्ट क्या करता है? कूलिंग और हॉट हॉट करने का काम करता है, एयर कंडीशनर का काम करता है। तीसरा हिस्सा जो लास्ट में ऑल्फैक्टरी है, ये सेंस करता है, अच्छी स्मेल बुरी स्मेल उसको सेंस करने का ये काम करता है। नेजल चैम्बर के अंदर बहुत सारे स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं जिसका काम सिर्फ सरफेस एरिया को बढ़ाना है, उसको हम कॉन्की कहते हैं। ठीक है, अब आ गया nasal chamber open into an opening known as internal layers. Internal layers are closed when we are swallowing. These are closed by the structure called vulva. अब ये देखना, हमने तो सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग्स देखी हैं अपनी नाक की, हमें बाहर की ओपनिंग पता है। ये जो पूरा चैम्बर होता है ये अंदर एक ओपनिंग के अंदर खुलता है। जो बाहर थी उसको हमने क्या कहा? एक्सटर्नल लेयर। जो अंदर है उसको हमने क्या कहा? इंटरनल लेयर। जब भी हम खाना खाते हैं तभी आपने ध्यान से फील किया होगा, कुछ खा रहे हो या पानी पी रहे हो और हमें एकदम से हंसी आ जाती है या कुछ ऐसा होता है, तो वो हमारे नाक में कहीं अड़ा हुआ हमें महसूस होता है। वो इसीलिए महसूस होता है कि वो इंटरनल लेयर की ओपनिंग में आ जाते हैं। और इट माइट बी समटाइम्स वेरी डेंजरस कि अगर कोई बहुत चीज यहाँ के फंस गई तो सांस घुट सकती है। टेम्परेरीली इट्स ओके कि वो निकल जाता है अपने आप। तो ये बोल रहे हैं कि जो ये एक्सटर्नल लेयर है ना बेटा, ये अंदर एक यहाँ ओपनिंग में खुल रही है जिसको हमने क्या कहा? इंटरनल लेयर। जनरली इंटरनल लेयर युल्वा नाम के एक फ्लैप से बंद रहता है जब आप खाना खाते हो, ताकि नेजल चैम्बर के अंदर खाना ना चला जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट्स? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका सिर्फ हमने अभी बाहर का नोज वाला हिस्सा पढ़ा कि एयर अंदर कैसे गई। यहाँ तक कोई डाउट है? बोल के बता दो बेटा। नो मैम। इस तरह से बात करो चाहे जैसे मेरे सामने क्लास में बैठ के ही पढ़ रहे हो। मैंने तुम्हें ये कॉन्की बताए हैं कि इस पे ज्यादा मत्था मत मारना, थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए। लिख लेना और इस पे बड़ा बड़ा नीट लिख देना कि कंपटीशन के लिए करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है लैरिंग्स। अब हमने क्या समझा? एक्सटर्नल लेयर नेजल चैम्बर था, फिर वो इंटरनल लेयर में खुल गए। इंटरनल लेयर से ये कहाँ आएगा? अब लैरिंग्स के अंदर। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है बेटा? फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। अब क्योंकि हम जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे ना तब हम माउथ के बाद फेरिंग्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम नोज के बाद लैरिंग्स पे चले जाएंगे सीधा, क्योंकि जो हवा है नाक में आके नेजल चैम्बर को पार करके कहाँ आ गई? लैरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स में नहीं आई। ठीक है, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स जो आपका साउंड प्रोडक्शन होता है, आपने अपनी गर्दन में फील किया होगा एक उठाव होता है। बॉयज में ये ज्यादा होता है, गर्ल्स में कम होता है। बॉयज की जो पिच होती है वो लो होती है और गर्ल्स की हाई होती है। बॉय की जो पिच आवाज होती है वो हैवी होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ द एडम्स एप्पल। और फीमेल की जो आवाज होती है वो कंपैरेटिवली पतली होती है। ये सब चेंजेस लैरिंग्स की वजह से होते हैं। ये हमारा क्या है? वॉइस बॉक्स। एयर जो है यहाँ देखो, यहाँ से होती हुई नेजल कैविटी नॉस्ट्रल से होती हुई अब ये यहाँ आ गई लैरिंग्स के अंदर। कैन यू सी दिस? इधर अब ये यहाँ पहुंच गई लैरिंग्स में। अब हम इसको डिस्कस करें, अभी हमने ये वाला हिस्सा डिस्कस किया। ठीक है, अब लैरिंग्स के बारे में फिर बहुत ज्यादा डिटेल मैंने लिखी है, लेकिन तुम्हें एक थोड़ा लिमिट में ही करना है। नेजल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स
ठीक है, एंड देन फेरिंग्स ओपन इनटू दी लैरिंग्स। हम डायरेक्टली लैरिंग्स को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम लैरिंग्स का स्ट्रक्चर जानेंगे। इसमें 4 कार्टिलेज होते हैं। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम? वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल। बॉयज और गर्ल्स में ये अलग अलग होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंस होता है। लैरिंग्स में 4 कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज आपको पता है ना, जो बोन के जितना हार्ड नहीं होते और स्किन के जितना सॉफ्ट नहीं होते, जैसे आपके कान में, एक्सटर्नल ईयर में है। 4 कार्टिलेज हैं। थायराइड कार्टिलेज, नंबर ऑफ कार्टिलेज इज 4, टाइप ऑफ कार्टिलेज इज 3, थायराइड, क्रिकॉइड एंड एरेटिनोइड। फिर बता रही हूँ, ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज एंड एरेटिनोइड कार्टिलेज। ये एक होता है, ये एक होता है और ये 2 होते हैं। ऐसे 4 कार्टिलेज है। टाइप ऑफ कार्टिलेज इज 3। ठीक है, आप टीसीए से याद कर सकते हो। आप टीसीए साइकिल पढ़ चुके हो ना। ये वो टीसीए तो नहीं है, बट स्टिल यू कैन यूज इट टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द कार्टिलेजेस। थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड एंड एरेटिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, इन तीनों कार्टिलेज का सिर्फ फंक्शन जान लेना। थायराइड कार्टिलेज सपोर्ट करता है फ्रंट, अपर और लोअर। लैरिंग्स एक हिस्सा है आपके गर्दन के अंदर। ठीक है, उसमें 4 कार्टिलेज हैं। उसमें ये कार्टिलेज जो थायराइड वाला है, ये अपर और लोअर और फ्रंट पार्ट को सपोर्ट करता है। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या करता है? रिंग्स के जैसा होता है, ये सिर्फ लोअर पार्ट को सपोर्ट करता है। एरेटिनोइड कार्टिलेज ट्रायंगुलर शेप का होता है और ये बैक पार्ट को सपोर्ट करता है। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 कार्टिलेज होते हैं, तुम्हें ये पता होनी चाहिए। ठीक है, लैरिंग्स के अंदर हमारी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जिससे हमारी आवाज निकलती है। ये दिखा मैंने। लैरिंग्स इज मोर डेवलप इन द फीमेल्स एज कंपेयर टू द फीमेल्स। बेटा टाइप ऑफ कार्टिलेज 3 ही है। एक थायराइड है, एक क्रिकॉइड है और 2 एरेटिनोइड है। ठीक है, तो ये कार्टिलेजेस हैं 4। आपने थायराइड डिसीज के बारे में सुना है, उसमें कहीं ना कहीं इस कार्टिलेज के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। तभी थायराइड वाले पेशेंट को गले में दिक्कत रहती है। इस तरीके से करते हैं वो लोग बार बार, मोटा पतला। वो बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, लेकिन इनके लैरिंग्स में थायराइड कार्टिलेज में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने बताया 4 है। टाइप ऑफ कार्टिलेज 3, थायराइड, क्रिकॉइड एंड एरेटिनोइड। टोटल नंबर 4 है। ये एक है, ये एक है और ये 2 होते हैं। ठीक है, लैरिंग्स जो होता है वो मेल्स में ज्यादा एडवांस होता है, फीमेल में कम एडवांस होता है। ठीक है, अभी तुमने वहां इंटरनल लेयर में कवर पढ़ा था यूल्वा। ठीक है, लैरिंग्स जो होता है वो इस तरह, अगर हम लैरिंग्स का टीएस काट के देखें, टीएस का मतलब है, जैसे ये देख रहे हो, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। मैं इसका अगर टीएस कट करके देखूं, टीएस का मतलब है बेटा, ये लैरिंग्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी सी। ठीक है, इसका टीएस कट कर दिया। टीएस कट करके, जैसे हम टीएस का मतलब होता है लाइक लेमन आपको दिया, आपने लेमन को बीच में से कट कर दिया, वो उसका टीएस है। ठीक है, अगर हम टीएस कट करें तो लैरिंग्स, हमें लैरिंग्स के अंदर ये ऐसे राउंडेड सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और ये 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, ये देख रहे हो, ये दिखाई हुई है एक और एक ये दिखाई हुई है। ये दोनों वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिससे हमारी आवाज निकलती है। और ये जो बीच का हिस्सा है, जो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज द ग्लोटिस। अगर आप उसको कट करते हो ट्यूब को, ठीक है, मान लो आपके हाथ में एक ट्यूब है, सेंटर से कट कर दिया और आप उसको ऊपर से देख रहे हो, उसका टीएस, लेमन को बीच में से काट दिया, आप देख रहे हो, ये आपको एक वोकल, ऐसे वोकल कॉर्ड दिखाई दे रही है, फिर एक ये वोकल कॉर्ड दिखाई दे रही है। ठीक है, इसकी वजह से तो हमारी वॉइस प्रोडक्शन होती है। अब ये जो बीच का हिस्सा है ना खाली, इसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। खाना खाते टाइम ये जो ग्लॉटिस होता है, ये एक फ्लैप से कवर्ड होता है, दिस इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस को कवर करने वाला एक फ्लैप होता है, विच इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। उसका बेनिफिट ये है कि खाना खाते वक्त जो खाना है वो वॉइस बॉक्स के अंदर ना चला जाए, क्योंकि देखो रेस्पिरेटरी पैसेज अलग है, उससे हमने खाना तो नहीं पचाना ना। इस तरह से यहाँ पे ग्लॉटिस नाम का एक एरिया होता है, फ्लैप होता है जो ग्लॉटिस को कवर करके रखता है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैप विच कवर्स द ग्लॉटिस। अब हमने 2 पढ़ लिए। यूल्वा इंटरनल लेयर को बंद करके रखता है,
ठीक है। एक्सटर्नल लेयर पे तो कोई कवर ही नहीं होता, आपकी नाक के बाहर जो होल्स हैं उस पर तो कोई कवर नहीं है, इंटरनल लेयर्स पे है। ऐसे ही लैरिंग्स के अंदर ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये जो बीच का खाली हिस्सा है दिस इज नोन एज द ग्लॉटिस। जिस वक्त हम खाना खाते हैं, खाना निगलते हैं, दिस इज कवर्ड बाय द एपिग्लॉटिस, ताकि खाना जो है वो आपके वॉइस बॉक्स में ना जाए, ठीक है, खाना यहाँ ना अट जाए। वोकल कॉर्ड दे आर मोर डेवलप और लार्जर इन द मेल, फीमेल में ये लेस डेवलप होती है, क्योंकि मेल और फीमेल की आवाज में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ये स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है, खिंचती भी है, रिलैक्स हो जाती है। फिर larynx is also known as the sound box. Vocal cords contraction and the relaxation help in the sound production. आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है मेल में अलग टाइप की, फीमेल में अलग टाइप की, वो इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से है, ठीक है। Sound is produced during the exhalation. At that time vocal cords contract, ठीक है, and the vocal cord move in and the glottis get narrow. ये नीट में पूछ लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि आपका वॉइस बॉक्स क्या है, लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, साउंड ये कई बार पूछ लेते हैं, और जो साउंड होती है वो इनहेलेशन के टाइम पे प्रोड्यूस होती है या एक्सहेलेशन के टाइम पे। ये ध्यान रखना कि जो साउंड होती है दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, जब हम हवा बाहर फेंक रहे होते हैं, हमारी जो साउंड प्रोडक्शन है वो तब होती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो कंट्रैक्ट कर रही होती है। ये दिख रहा है, ये लैरिंग्स है, ठीक है, फेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया थ्रू द लैरिंग्स, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। पहले फेरिंग्स आया होगा, वी डिड नॉट डिस्कस अबाउट द फेरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स हमने डिस्कस कर लिया। अब लैरिंग्स किसमें ओपन होगा, ट्रैकिया के अंदर, इसमें है ना, ये आपका एक्सटर्नल लेयर्स है, ये नेजल चैम्बर है, फिर पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया आता है। वही लाइन लिखी हुई थी, फेरिंग्स ओपन इनटू द ट्रैकिया थ्रू द लैरिंग्स। तो तुम्हें नेजल चैम्बर की डिटेल आनी चाहिए और लैरिंग्स की आनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हम डाइजेशन में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रैकिया, नेजल चैम्बर और लैरिंग्स में कोई डाउट? रिप्लाई करो बेटा, बोल दिया करो बेटे। इतना ही कराती हूँ, ट्रैकिया मैं कल कराऊंगी, इतना मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, बीच में क्लास डिस्कनेक्ट मत करना प्लीज। This energy is obtained from the breakdown of organic molecules such as sugars, which is harmful to them. The process of breathing accompanied. ये देखो कितना अच्छे से दिखा रहे हैं, एक गैस बाहर निकल रही है, दूसरी गैस बाहर मतलब अंदर आ रही है, फिर बाहर निकल रही है। ये नेजल चैम्बर है, यहाँ के कहीं पे लैरिंग्स होता है, ये रिंग रिंग छल्ले छल्ले जहां दिखाई देने लग गए ना, ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये नेजल चैम्बर है, मैंने 3 इसमें पार्ट दिखाए, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। ये आपका लैरिंग्स है, ठीक है। यहाँ ये जो दिख रहा है ना रिंग रिंग रिंग, ध्यान से देखना, जहाँ ये छल्ले से नजर आने लग जाते हैं ना, दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे 2 पार्ट में टूट गया, दीज आर द ब्रोंकाई, ये एक लंग फिर ये दूसरा लंग। By the breakdown of foods to produce energy is. ये मैं आपको बता चुकी थी। Lower invertebrate mollusks use special thin folds of membrane resembling among vertebrates. Apart from lungs, हमारे जो फेफड़े होते हैं ना बेटा, वो ऐसे रिब केज के अंदर होते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, इनको एकदम से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये रिब केज दिख रहा है, इसके अंदर ये हाईली प्रोटेक्टेड रहते हैं। Apart from lungs, frogs can also respire through their skin. Among all and bronchi. ये देखो, नोज, नेजल चैम्बर उन्होंने नहीं बताया, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या आ गया, लैरिंग्स। अगर ये वाला हिस्सा कंटिन्यू करता, ये डाइजेशन में जा रहा है, ठीक है, लेकिन एयर यहाँ आ गई, यहाँ पे, दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये जो छल्ले छल्ले से दिखाई दे रहे हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई। हम इतना पढ़ चुके हैं, नेजल चैम्बर पढ़ चुके हैं और हम लैरिंग्स को पढ़ चुके हैं।
The nose is made of cartilage and bone. While inhaling, it warms, moistens, and filters air that enters the body through the nostrils. This air then passes through the nasal chamber. The nasal chamber opens into the pharynx, which is the common passage for food and air. The pharynx opens through the glottis of the larynx region into the trachea. The larynx लैरिंग्स को जो ओपन करने वाला छेद होता है वो ग्लॉटिस होता है. जिस वक्त हम खाना खाते हैं फेरिंग्स से खाना लैरिंग्स में ना आ जाए, लैरिंग्स में सिर्फ एयर जानी होती है. ग्लॉटिस को एक फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, वो उसको कवर कर देता है. is a cartilaginous box, also called the sound box, because it helps in sound production. ऐसा दिखता है लैरिंग्स. The glottis is covered by a thin, elastic cartilaginous flap called the epiglottis. That prevents the entry of food into the larynx. The trachea is a tubular passage that allows air into the lungs. It is made of C-shaped cartilaginous rings and is divided into two branches called primary bronchi. Each primary bronchi undergoes repeated divisions to form the secondary. जैसे जड़ें फैलती है ना, ऐसे ही ब्रोंकाई अंदर आके ऐसे फैल जाता है. पहले हमने किया प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर हमने किया सेकेंडरी ब्रोंकाई. ये मैं आपको कल पढ़ा के उसके बाद इसका एनिमेशन दिखाऊंगी. आज के लिए जो आपको करना है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होने चाहिए, नेजल चैम्बर एंड देन लैरिंग्स, इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए अच्छे से. ठीक है. उसके बाद ट्रैकिया हम कल स्टार्ट करेंगे. मैं आपको एक चीज दिखा, इसमें है नहीं, कल आपको बता दूंगी. जैसे ये आगे ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रैकिया की एक निशानी होती है कि इसमें रिंग 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 दिखाई देते हैं. ये डिवाइड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई फिर आगे डिवाइड होते हैं सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, ऐसे ब्रांचिंग होती रहती है. डायग्राम बेशक आप बना के रख लेना. मैंने आपको ये डायग्राम दिया था उसमें ग्रुप में, आपको ये डायग्राम भी बनाना है. कोशिश करना कि इसको कलर्ड बनाना, ठीक है. अदरवाइज नॉर्मल बना लोगे तो भी चलेगा. और ये डायग्राम, ये अपने डायग्राम बना के रखना नोट्स में, ठीक है. बाकी का हम कल करते हैं. डिस्कनेक्ट मत करना, मुझे अटेंडेंस लेनी है. रिपीट कर दूं एक बार, आज जो भी कराया रिपीट करूं एक बार. बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको करना प्लीज. कुछ ऐसा मन में मत बिठा के चलो कि ह्यूमन चीजें ऑनलाइन में नहीं हो सकती. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, अगर इसको सीरियसली करते हो तो ऑनलाइन में तुम्हें एनिमेशन दिखाना, इमेजेस दिखाना मेरे लिए और इजी है, अगर तुम इसको अच्छे से करो तो. ये चैप्टर है, इसमें आपके 7 टॉपिक हमने कवर करने हैं. ये दोनों तो बिल्कुल इजी हैं. डाटा डाटा सा लर्न करना है, कुछ नहीं है इसमें. ठीक है. थोड़ा समझने वाला ये है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल, सिर्फ तुम्हें नाम याद करने हैं. देखो 2 तरह की रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन वाली और बिना ऑक्सीजन वाली, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है. ये समझ के फिर रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहले नाक से गैसेस अंदर जाती हैं, फिर वो गैसेस आपके लंग्स में आती हैं. लंग्स, अब सारी बॉडी में लंग्स थोड़ी घूमेंगे. अगर आपकी किडनी को ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिज्म करने के लिए तो लंग्स उठ के तो नहीं जाएंगे ना. ब्लड है जो सारी जगह घूमेगा. लंग्स से किसने ले ली ऑक्सीजन, ब्लड ने. ब्लड ने फिर किसको दे दी, टिश्यूज को. ब्लड, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा पार्ट है जो हर जगह जा सकता है, राइट. तो इस तरह से हमारी गैसियस एक्सचेंज, हर टिश्यू को, हर सेल को गैस मिलती है और वहां पे मेटाबॉलिज्म होता है, रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेटरी सरफेस, चाहे स्किन हो, चाहे गिल्स हो, चाहे बुक गिल्स हो, लंग्स हो, उसमें ये फीचर 5 होने बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट. ये मैंने नाम बताए थे जो. उसके बाद हमने कि अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिटेल में करने जा रहे हैं. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग अगर तुम इसको फ्लो में करते हो. ये मैक्सील, एथेनोइड, नेसल बोन, ये 3 बोन है, ये किसकी है? ये जो एक बार रिपीट करो. मैक्सील, एथेनोइड, नेसल बोन. मैक्सिल, एथेनोइड, नेजल बोन जो होती हैं, ये साइनस से रिलेटेड होती हैं. जो हमारा जो नेजल चैम्बर है, ये आवाज किसकी है?
पूरब। पूरा तेरी आवाज को क्या हो गया है? ये जो बोन्स होती हैं बेटा, वो जो नेजल चैम्बर, हमारे नाक के पास साइनसेस होते हैं। तुमने सुना है लोगों को नजला हो जाता है, साइनसाइटिस हो जाता है, वहां पे ये हमारे जो गाल होते हैं ना, नाक के इधर वाले एरियाज होते हैं, यहाँ साइनसेस होते हैं, कैविटीज होती हैं, ये बोन्स उनको सपोर्ट करती है, नेजल चैम्बर से ही रिलेटेड है ये। मैं इसका डायग्राम तुम्हें इमेज भेज दूंगी, उससे क्लियर हो जाएगा। नेजल एक्सटर्नल लेयर्स है और ये इंटरनल लेयर्स है, ठीक है, ओपनिंग्स है। बीच का जो ये रास्ता है नेजल चैम्बर, इसके 3 पार्ट है, वेस्टिबुलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑल्फैक्टरी चैम्बर्स, ठीक है। ये क्या करता है? एयर को फिल्टर करता है, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और ये सेंस करने का काम करता है। दीज आर वेरी इजी, लर्न हो जाएंगे उसी टाइम। हर नेजल चैम्बर में मेम्ब्रेनस फोल्ड होते हैं जिसे हम कॉन्की कहते हैं। ये कॉन्की का काम सिर्फ रेस्पिरेटरी एरिया, सरफेस एरिया को बढ़ाना है। तुम ये नाम सिर्फ नीट के लिए करना, अभी के लिए जरूरी नहीं है, फंक्शन सबका कॉमन है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, मेल में